गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संतोष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने द ग्रेट डिप्रेशन, सैमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अब हम अपने टारगेट को धीरे धीरे अचीव करने जा रहे हैं, जो हमारा पॉइंट्स है टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस, यानी सबने अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़ना। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपने इन पॉइंट्स के बारे में, जो हमारा अगला 2-3 पॉइंट है, और इसको कंप्लीट करने के बाद हम फिर कहां पहुंच जाएंगे, सिविल डिसओबीडियंस के बारे में। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है पूर्ण स्वराज। ये है क्या? पूर्ण स्वराज। देखिए, पूर्ण स्वराज अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है, एक लक्ष्य है, जिसे पाने की कोशिश किसने की? हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे लीडर्स ने एकजुट होकर के इस लक्ष्य को पाने की कोशिश की। पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि पूर्ण स्वराज की तरफ हमारा लक्ष्य कैसे निर्धारित हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि 1906 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस कोलकाता में होता है, वहां दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का लक्ष्य रखा। किसका लक्ष्य रखा? स्वराज का लक्ष्य रखा। किसने? 1906 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस कोलकाता में होता है, वहां दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का लक्ष्य रखा। फिर 1916 में, इसको आप ऐसे समझिए, 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों के द्वारा होम रूल मूवमेंट चलाया गया था। और इस होम रूल मूवमेंट के द्वारा इन लोगों ने डोमिनियन स्टेटस की बात की। किसकी? डोमिनियन स्टेटस। और इसके बाद जो हमारा अगला लक्ष्य था, वो 1929 में क्या रखा गया? पूर्ण स्वराज। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे कैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 1906 में हमारा लक्ष्य कुछ और है, 1916 में हमारा लक्ष्य कुछ और है, और 1929 तक आते आते हमारा लक्ष्य क्या हो गया? पूर्ण स्वराज का हो गया। तो इस पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को कैसे घोषित किया गया, आइए हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि 1929 में जब इंडियंस ने, इंडिया की सभी पार्टी के लोगों ने आपस में मिलकर नेहरू रिपोर्ट नाम का एक रिपोर्ट तैयार करके दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और यह भारतीय संविधान का एक नमूना पेश करता है। इस नेहरू रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भारतीय संविधान के कुछ प्रोविजंस नेहरू रिपोर्ट से मैच करते हैं। जैसे इसी नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, इसी नेहरू रिपोर्ट में फेडरल सिस्टम की बात की गई है, इसी नेहरू रिपोर्ट में एक हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब ब्रिटिशर्स ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, तो 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस कहां हो रहा है? लाहौर में। लाहौर जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, और
1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस लाहौर में हो रहा है और इस लाहौर की अध्यक्षता पहले मिली गांधी जी को। गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता करने से मना कर दिया और गांधी जी ने कहा कि मैं इसकी अध्यक्षता भारत के एक युवा नेता जवाहरलाल नेहरू को सौंपता हूं। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस लाहौर में हो रहा था उसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने यहां एक लक्ष्य तय किया और उस लक्ष्य का नाम क्या है? पूर्ण स्वराज। हमें क्या चाहिए? पूरी आजादी चाहिए। हम स्वराज, डोमिनियन, स्टेटस इससे अब संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया और यह तय किया गया कि अगले साल नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1930 को, और अगले साल यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि देखिए 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस है वो दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट कई वीडियोस में बताया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस है वो कंटिन्यूअस दिसंबर महीने के लास्ट 3-4 डेज में मनाया जाता है। 28, 27 दिसंबर से यह स्टार्ट होता है और यह 31 दिसंबर तक चलता है। इसके अलावा भी बीच बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विशेष कॉन्फ्रेंस बुलाए जाते थे, स्पेशल कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये जो दिसंबर महीने के लास्ट में जो कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है ये 1885 उसी टाइम से बुलाया जा रहा है जब इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो दिसंबर 29 में जो कॉन्फ्रेंस बुलाया गया लाहौर में, वहां JL नेहरू ने यह घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को यानी नेक्स्ट ईयर हम लोग भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मनाएंगे। यानी 26 जनवरी 1930 को हम भारत को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, अपने आप को दिखाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 से यह एक ट्रेडिशन चला, यह एक परंपरा चली कि हम यहां से हर साल 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता संग्राम मनाते थे। और यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट्स बताता हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हम लोगों ने इसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कब किया? 26 जनवरी 1950 को। यानी 1950 को हम क्या हो गए? 1950 को हम रिपब्लिक हो गए। तो ये जो 26 जनवरी का डेट है यह कहां से फॉलो किया गया? ये इसी 26 जनवरी से फॉलो किया गया। इस परंपरा को हमने जारी रखा और इस परंपरा को हम आज तक जारी रखे हुए हैं। तो 1929 में टारगेट क्या घोषित किया गया? टारगेट घोषित किया गया पूर्ण स्वराज का। और इस पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को जो प्राप्त करने की कोशिश की गई, इसमें भारत के सभी लीडर्स ने अपना पार्टिसिपेशन दिया, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी लीडर्स ने। अदर पार्टी के लीडर्स अपनी तरीके से स्वराज प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हमारा पूर्ण स्वराज का पॉइंट इस तरीके से पूरा होता है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी को कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कब की घटना है? 1930 की। स्टूडेंट्स,
लास्ट वीडियोस में आपने देखा है कि ब्रिटेन में 1929 और 28 के आसपास इलेक्शन है और उन इलेक्शंस में एक व्यक्ति एज ए प्राइम मिनिस्टर वहां जीतता है जिसका नाम है रेंजे मैकडोनाल्ड। इस व्यक्ति का नाम क्या है? रेंजे मैकडोनाल्ड। और जब ये व्यक्ति एज ए प्राइम मिनिस्टर वहां जीतता है तो जीतने के बाद, क्योंकि इंडिया पूरे ब्रिटेन की सबसे बड़ी कॉलोनी है और ब्रिटेन का जो सारा एक तरीके से खर्च है वह किसके ऊपर डिपेंड है? इंडिया के ऊपर। तो जैसे ही उसकी जीत होती है वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसका नाम है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वह अपने इंडिया के सभी पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाता है। यानी ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सभी इंडियंस भाग ले सकते थे एज अ पर्सन्स भी, अगर वो किसी छोटी पार्टी का भी लीडर है और किसी बड़ी पार्टी का लीडर है। जैसे इसमें जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और जो दूसरी पार्टियां थी उन सारी पार्टियों के मेंबर्स भी भाग ले सकते थे। अगर कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट भी भाग ले सकता था, तो लेना चाहता था तो वो ले सकता था। इसी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है B.R. अम्बेडकर। देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होते हैं। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। अक्सर बड़े एग्जामों में यह सवाल पूछा जाता है कि उस पर्सन का नाम बताइए जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो उस पर्सन का नाम था B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, 30 में, 31 में और 32 में। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले वाले में भाग नहीं लिया, तीसरे वाले में भाग नहीं लिया, दूसरे वाले में भाग लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज सम्मेलन में भाग लेती है। ठीक, मुस्लिम लीग ने लिया, हिंदू महासभा ने भी लिया और B.R. अम्बेडकर ने लिया। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक चीज निकल के आती है और वह क्या है? जो इंडिया के दलित हैं, जो इंडियंस के दलित हैं, यानी जो SC और ST है, SC और ST को सेपरेट इलेक्टोरल वोट का राइट दे दिया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड का क्या दे दिया जाता है? सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड का राइट दे दिया जाता है। और इसकी डिमांड किसने की थी? इसकी डिमांड की थी B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे दलितों के लिए, इंडिया के दलितों के लिए, इंडिया के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए क्या चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड यानी पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार चाहिए। ऐसा वो क्यों कर रहे थे? ऐसा अम्बेडकर इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि हम दलितों के लिए अगर पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार प्राप्त करेंगे तो ये दलित इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वहां से चुनकर जब वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पर ये अपने लिए, ये दलित अपने लिए, अपने समुदाय के लिए अपने समुदाय के फेवर में पॉलिसी का निर्माण कर सकते हैं। वे इनका कहना था, अम्बेडकर साहब का, ये दलित अपने समुदाय के लोगों के लिए, अपने लोगों के हित के लिए ही पॉलिसी का निर्माण करेंगे। और स्टूडेंट्स, यहीं से एक रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे निकल के आता है। हालांकि ये जो
रैमसे मैकडोनाल्ड ने भारत के दलितों को जो सेपरेट इलेक्टोरल वोट का राइट दिया, इसे कहा गया क्या? कॉमनल अवार्ड। ये कब दिया गया था? 16 अगस्त 1932 को। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को भारत के दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल वोट यानी पृथक निर्वाचक मंडल का जो अधिकार दिया, उसे क्या कहा जाता है? कॉमनल अवार्ड या सांप्रदायिक पांचाट या सांप्रदायिक घोषणा पत्र। इसी कॉमनल अवार्ड का कौन विरोध करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे लीडर्स विरोध करते हैं। फिर ये यहां से एक अलग चेन बनेगी, उस चेन की चर्चा मैं आगे करूंगा, तो आगे नहीं यही कर देता हूं, यहीं पे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जब कॉमनल अवार्ड आया, कॉमनल अवार्ड के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरल वोट का राइट्स किसे दिया गया? इंडियन दलित को दिया गया। तो यह राइट उसी तरीके का था जिस तरीके का राइट्स मैंने आपको बताया कि 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट में भारत के मुस्लिम को दिया गया था। मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एज अ कैंडिडेट कौन खड़ा हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। और उस मुस्लिम को वोट कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। यानी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो दूसरे माइनॉरिटी के पीपल्स हैं, चाहे वो हिंदू हो गए या किसी और रिलीजन के पीपल, उन्हें ना तो वोट देने का राइट था और ना ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट था। तो ठीक इसी तरीके का राइट्स ये रैमसे मैकडोनाल्ड ने किसे दे दिया? भारत के दलितों को दे दिया। यानी वह इंडियन नेशनल मूवमेंट को पूरी तरीके से तोड़ना चाहता है, क्योंकि भारतीय समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा दलितों का है। और गांधी जी रैमसे मैकडोनाल्ड की कम्युनल अवार्ड की पॉलिसी से पूरी तरीके से नाराज थे और 1932 के बाद ही कुछ दिन बाद 26 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक पैक्ट होता है, अंबेडकर गांधी पैक्ट, या फिर इसे कहा जाता है पूना पैक्ट। स्टूडेंट्स अभी हम जो बता रहे थे, तो जब इंडिया के दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल वोट्स का राइट दिया गया, तो इसके पीछे की मुख्य मंशा अंग्रेजों की यह थी कि वे किसी भी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाया जा रहा था, उस इंडियन नेशनल मूवमेंट को ब्रेक करते हैं। लेकिन गांधी जी ने जब इस कॉमनल अवार्ड के बारे में सुना, तो उन्होंने उसी दिन यह घोषणा की कि मैं इस कॉमनल अवार्ड को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक मैं अनशन करूंगा। और गांधी जी ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। गांधी जी कॉमनल अवार्ड के पूरी तरीके से क्या थे? खिलाफ थे, क्योंकि गांधी जी एक तरफ तो हिंदू और मुसलमान को जोड़ने की बात कर रहे थे और अंग्रेज दूसरी तरफ भारत के जो हिंदू कम्युनिटी है उसी को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो गांधी जी ने दलितों के सेपरेट इलेक्टोरल के जो राइट्स है उसके खिलाफ आमरण अनशन किया और आमरण अनशन के कारण जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे लीडर्स थे उन लोगों ने अंबेडकर जी को समझाया और बाद में 26 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक पैक्ट होता है जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। और इसी पूना पैक्ट के द्वारा जो दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल वोट के राइट का अधिकार दिया गया था, उसे अंबेडकर साहब ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया
यानी दलित अब पहले की तरह ही सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर नहीं बन सकते थे। तो इस तरीके से अंबेडकर ने अंबेडकर और गांधी जी के आपसी सूझबूझ ने हिंदू समाज को तोड़ने से बचा लिया। ये गांधी जी की जिद थी और उस जिद के आगे अंबेडकर जी को झुकना पड़ा। तो पूना पैक्ट के कारण इंडियन हिंदू सोसाइटी आपस में टूटने से बच गई। हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था वह भी एक तरीके से ब्रेक होने से बच गया और कॉमनल अवार्ड को बाद में पूरी कम्युनिटी ने, पूरे पार्टी ने, सभी पार्टियों ने इसका क्या किया, अपोज कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने दो बड़े पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। एक था पूर्ण स्वराज के पीछे की मंशा क्या थी, पूर्ण स्वराज का टारगेट क्या था, और जो अगला पॉइंट था वो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज सम्मेलन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अभी एक बार और आएगा जब हम सॉल्ट मार्च की तरफ बढ़ेंगे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जो कॉमनल अवार्ड है, कॉमनल अवार्ड का राइट जो दलितों को दिया गया था उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। और वो खत्म कब होता है? पूना पैक्ट में। अगर पूना पैक्ट नहीं होता तो भारत के दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरल राइट्स मिले रहते हैं। स्टूडेंट्स, आप जितने भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे लोगों के बीच शेयर करें।